अब आके जब मैं उस लाइफ फेज़ के बारे में सोचती हूँ, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ जहाद मेरे लिए, कि वो फेज़ एक जहाद। आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं वो बहुत मैटर करता है। वो पिक्चर डाल दी थी फेसबुक पे, मेरा एक लड़का दोस्त मेरे साथ बाइक पे बैठा था, तो उस पर एक पूरी कन्वर्सेशन पूरी फैमिली में स्टार्ट हो गई कि पता नहीं कौन लड़का है, लड़कों को क्यों बिठाए हुए बाइक्स पे। बाइक की मैं पिक्चर्स देख रहा था, तो वो क्या स्टोरीज हैं बाइक? 30-40 घरों तक राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो जब हमने स्टार्ट किया तो वो 30-40 घर 3000 घरों में चेंज हो गए। बच्चों को, मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं, आप इर्द गिर्द की चीज़ें ज़्यादा नोट करते हैं जब आप छोटे होते हैं। एक तरफ बात करते हैं क्लासेस में ह्यूमैनिटी की, के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और जब एक्चुअल में ज़रूरत है आपके इलाके को, तो आप बैठ के यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते रहें, पेपर्स लिखते रहें ह्यूमन राइट्स पे, लेकिन आप एक्चुअल में कुछ ना कर रहे हो। कैसी हैं वर्दा? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक। अच्छा वर्दा, टू स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, पहले मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से आपका बैकग्राउंड है, कैसे आपका जर्नी, ज़रा हमें थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं। अच्छा, बेसिकली मैं लिया से हूँ और वहीं पे मेरी सारी अपब्रिंगिंग है। अर्ली एजुकेशन अनटिल एफएससी वहीं से मैंने किया, एंड देन उसके बाद आई केम टू लाहौर 5 years बैक। मेरा लम्स में एडमिशन हो गया था ऑन स्कॉलरशिप, तो वहाँ से मैं अभी लॉ कर रही हूँ। तो इट्स बीन अ नाइस जर्नी ओवरऑल, आई वुड से। डिफ़िकल्ट भी था, लाइक फेसिंग पॉवर्टी एंड द चैलेंजेस जो एक लड़की को एक माशरे में फेस करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें। बट इट्स बीन अ नाइस जर्नी सो फार। So you were telling that you are from a humble background, right? So वहाँ से आपने, पहले तो ये बताएं कि लम्स में, वहाँ से कैसे लम्स में एक इतना बड़ा स्विच किया आपने? अच्छा, बेसिकली वैसे लम्स का जैसे जब भी हम बात करते हैं तो एक लोगों ने बनाया हुआ है कि पता नहीं शायद बहुत ही एलीट क्लास को एक्सेस मिलती है, और ये वो एक हद तक सही भी है कि मेजॉरिटी जो हैं एलीट क्लास के लोग ही वहाँ पे होते हैं। लेकिन लम्स प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स के जो बच्चे होते हैं, एनओपी स्कॉलरशिप उनका है। तो उसका मुझे पता लगा था जब मैं एफएससी में थी, मेरी एक दोस्त का भाई ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहा था। इट्स अ कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप, ठीक है, मुश्किल होता है, आपको एसएटी देना है जो कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज टेस्ट है। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में जो अराउंड द वर्ल्ड एडमिशन हो रहे होते हैं अंडरग्रेड के, उसी टेस्ट की बेसिस पे होते हैं, तो कम्पिटिटिव था। लेकिन आई गेस मेरी अर्ली एजुकेशन थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि मेरे फादर खुद टीचर थे, तो उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया है और वो सारा कुछ हुआ। तो आई हैड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और उस टेस्ट में बेसिकली यही दो चीज़ें थी, तो वो अच्छा हो गया। सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए, तो मेरा एडमिशन हो गया था फुल स्कॉलरशिप पे। तो बस ये था कि मुझे जो एक स्टैंडर्ड रूट होता है कि आपने एफएससी के बाद या तो इंजीनियरिंग करनी है या एमबीबीएस करना है, लड़कियों ने तो एमबीबीएस करना है, तो वो मुझे नहीं करना था। और उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि ऐसा क्या करना है लाइफ में, लेकिन बस ये क्लियर था कि नहीं, एमबीबीएस तो नहीं करना, डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर लम्स का पता चला, और यहाँ की यूनिक चीज़ भी ये थी कि आप पहले 1-2 साल में डिसाइड कर सकते हैं, अपना डिसिप्लिन भी स्विच कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है। तो फिर मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टेक अ चांस। तो वो किया और हो गया। तो इसलिए लॉ में फिर मैं इधर लॉ में एडमिशन ले लिया। तो लॉ को क्यों चूज़ किया? लॉ उन दिनों मुझे जो था, शुरू में ये था कि मुझे किसी ने बोला था कि अच्छा लॉ की जो डिग्री है वो रिलेटिवली लम्स में आपने अगर आना है तो पहले 2 साल उसके रिलेटिवली इजी होते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत लिबर्टी होती है कि आप कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं किसी भी स्कूल के। तो एक वो आपको होलिस्टिक व्यू मिलता है, हर मतलब बिजनेस साइड पे भी आप पढ़ सकते हैं, साइंस के कोर्सेज भी ले सकते हैं। तो आपको पहले 2 साल में अंदाज़ा हो जाएगा आपने क्या करना है। तो वो पहले 2 साल जब किए, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा उस टाइम पे सोशल एक्टिविज़म साइड पे थी कि अच्छा मुझे डिफरेंट हकूक़ पे बात करनी है, जो और स्पेशली गुर्बत के रिलेटेड जो मसाइल आते हैं कि अच्छा गरीबों को एक्सेस नहीं है जस्टिस तक। तो तब मुझे एक थोड़ा सा शौक़ था कि मुझे जाके वो चीज़ें सॉल्व करनी है। तो आई थॉट कि एक बेटर वे यही है कि मैं उसी डोमेन में रहूं और लॉ करके फिर ह्यूमन राइट्स की तरफ जाऊं। बट वो दरमियान में थोड़ा शिफ्ट हो गया इंटरेस्ट्स, और स्टार्टअप साइड पे चली गई। बट तब जब एफएससी के बाद एक वही था कि नहीं, हकूक़ की जंग लड़नी है, तो उसमें लॉ से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। So how was like growing from a child to till FSC? कैसा था आपका घर? ग्रोइंग अप इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन अ सेंस के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी।
और आई रिमेंबर बचपन बहुत ज़्यादा उसके अराउंड था कि आप रोज़ मतलब आपको एक नई कॉपी भी लेनी है तो उस पर भी आपको 10 दफ़ा सोचना है कि अच्छा कब पेरेंट्स से बात करनी है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, कि अच्छा अबू की पे आएगी तो फिर उसके बाद ही बात करनी है कि ये नई चीज़ चाहिए। तो वो एक लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, एक डिफ़िकल्ट पार्ट था, प्लस कुछ फैमिली के इश्यूज भी थे से उस पर मैं ज़्यादा तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन वो एक था कि एक आप एक वायलेंस के इर्द गिर्द बड़े हो रहे हैं, हर तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एंड देन वो एक गुर्बत भी है। तो वो उस तरह से इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे ऑलमोस्ट अब आके जब मैं उस लाइफ फेज़ के बारे में सोचती हूँ, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ जहाद मेरे लिए, कि वो फेज़ एक जहाद था जो एक वो बच्चा लड़ रहा था कि अच्छा हाँ ज़िंदगी के सर्वाइवल की जंग है, कि अच्छा कुछ करना है और यहाँ से निकलना है। तो ग्रोइंग अप इट वाज दैट कि बस वो एक लड़ाई चल रही थी इर्द गिर्द, दुनिया से भी खुद से भी, कि बस कुछ करना है और यहाँ से निकलना है। और उस टाइम पे आई कैन रिलेट टू इट, क्योंकि मेरे भी अब आप बता रही थी कि आपके जो फादर हैं वो टीचर थे, तो मेरे फादर भी टीचर हैं। तो उनका उस टाइम पे हमारा भी यही था कि लाइक मैं जब मेरा ये वाला टाइम था तो हम 500 या इस तरह का मंथली हमें मिलता था। आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल उस टाइम पे। सो हमने उसी में से ये सारी चीज़ें उसमें से अपना पॉकेट मनी और सारी स्टेशनरी की चीज़ें ये सारी उसी में से मैनेज करनी, और ये बड़ा एट दैट स्टेज एक आपको मुश्किल। और फिर मैं आप जो बता रही हैं ना कि आपका एक स्विच हुआ फ्रॉम उधर से लम्स, वो एक मुश्किल होता है, नो डाउट कि आप स्कॉलरशिप पे होते हो, लेकिन आपने डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी तो मैनेज करने हैं आपने एक। तो अच्छा उस बात को वो करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो एब्रप्ट चेंज आया, क्लास का डिफरेंस आता है, ऑब्वियसली आपके क्लास वाले उससे एक डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो उसको आपने कैसे डील किया? अच्छा, तो इनिशियली मुझे लगता है कि हर किसी को ही फेस करना पड़ता है कि वो कल्चरल शॉक भी होता है। तो जब मैं लम्स आई थी तब एक बड़ा मुश्किल था कि एक धचका तो लगा था कि आप एक बिल्कुल लैक ऑफ रिसोर्सेज से उठ के आप आके लोगों को देख रहे हैं कि आपकी तो मे बी पेरेंट्स की, मेरे फादर की इनकम 20,000 पर मंथ थी, और यहाँ पे आप दोस्तों को देख रहे हैं वो एक सेटिंग में 20,000 रुपये की कोई ना कोई चीज़ लेके वो कर रहे हैं। तो एक वो शुरू में एक बड़ा शॉकिंग था कि यार मतलब ये भी दुनिया है। बट उसमें मुझे लगता है कि एक आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो एक तो उसको देखने का ये हो सकता था कि मैं डिप्रेस हो जाऊंगी, यार देखो ये लोग तो 20,000 रुपये उड़ा रहे हैं, हम तो इतने उन 20,000 हमारे बाप दादा क्या करते रहे। तो एक ऑप्शन ये था कि हम डिप्रेस हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसमें देखें कि एक उसमें अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको एक नज़र आ रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतना अर्न कर रहे हैं, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वाई कांट यू डू द सेम थिंग। तो मैंने उस चीज़ को जिस लेंस से देखा, एक मेरी अपब्रिंगिंग भी वही थी कि एक मैं बचपन से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। तो वो उस ऑप्टिमिज्म के साथ मैंने कहा कि यार ये तो फिर पैसा कमाना बहुत ही आसान एक चीज़ है। तो यहाँ पे आके जब मैंने शुरू किया तो यहाँ पे तो लाहौर में एक ट्यूशन पढ़ाने के आपको 20,000 रुपये मिल जाते हैं। और मेरा जो व्यू था ज़िंदगी को देखने का कि अच्छा मैं ग्रेजुएट होंगी तो ग्रेजुएशन के बाद MBBS अगर किया तो गवर्नमेंट नौकरी ना भी लगी तो आप अपना क्लिनिक खोल के 20,000 तो कमा ही लेंगे। मतलब वो जो एक लेंस था जिसमें आप कह रहे हैं कि चलो ग्रेजुएशन के बाद 20,000 ही कमा लेंगे, तो यहाँ पे आके आपको पता लगा कि यार आप एक स्टूडेंट होके एक ट्यूशन पढ़ा के दिन में 1 घंटे की 20,000 कमा सकते हैं। तो वो जो शिफ्ट था वो मुश्किल था, डेफिनेटली शॉकिंग भी था, बट वो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू होने की वजह से कि मैंने इसको बजाय इसके कि मैं इसको अपने लिए हर्डल समझूं, लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम कुछ कर सकें अपने लिए भी, बाद में अपने इलाके के लिए भी, कि वाई नॉट वाई कांट वी हैव द सेम लाइफ स्टाइल। हम क्यों नहीं वो चीज़ें अचीव कर सकते जो मतलब हम में और उन बच्चों में क्या फ़र्क है। हम भी टेस्ट दे के लम्स में आए हैं, वो भी टेस्ट दे के लम्स में आए हैं, तो वी कैन डू अ लॉट। और उस लेंस से जब देखना शुरू किया तो थोड़ा सा ईजी हो गया। शुरू में दोस्त बनाना और वो चीज़ें मुश्किल थी कि आपके पास अच्छा पैसे नहीं है तो आप कैसे किसी के साथ हैंग आउट करने जा सकते हैं, बट वो उसके अराउंड आप वेज अपने तरीके से ढूंढ लेते हैं जब आप उसको एक ऑप्टिमिज्म नज़र से देख रहे हैं कि बजाय इसके क्या मैनेज कर लेते हैं। जब आपको ये पता हो कि आपने इससे परेशान नहीं होना, आपने इसको अपॉर्चुनिटी लेके खुद को ग्रो करना है। हाँ, तो उस टाइम मेरे ख्याल से आपको जो ये है कि सेल्फ ग्रोथ जो है ना, हाँ, वो आप उस चीज़ में लाइक उसको नेगेटिव उसमें देखने की बजाय थोड़ा सा ये देख लो कि यार
क्या सीख सकते हैं हम इन लोगों ऐसे से, ही और हम अपने ऊपर क्या अपने चीज़ें ऊपर अप्लाई क्या कर कर सकते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें जो फिर आपने ये बताया सारा, लेकिन बैक एट होम क्या रिएक्शन था, और लोग क्या, लोग बातें तो करते हैं लोग कि ऐसे ही। लाइक कैसे, आपको पता है कि फिर हमारे यहाँ ये भी होता है कि, और मोस्टली गांव में या विलेजेस में ये चीज़ होती है, और बीइंग अ वुमेन तो वहाँ पे वो क्या आपको फेस करना पड़ा? बैक एट होम ये था कि पहले जब मैं लम्स आई थी तो मेरे अपने फादर मेरे से नाराज़ थे क्योंकि वो चाह रहे थे मैं एमबीबीएस करूं, और उनको भी एक डर ही था कि अच्छा शायद एमबीबीएस ना किया तो मैं ज़िंदगी में फ़ेल हो जाऊंगी, कुछ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन लेंस से दुनिया देखी हुई थी। तो जब मैंने बोला कि नहीं मैंने नहीं करना और मुझे लॉ करना है, तो वो काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने मेरे से बात करना छोड़ दी। तो पूरा एक साल जो था लम्स का और मेरे गैप ईयर का, तो मेरे फादर से बहुत कम बात होती थी। मतलब हालांकि बचपन में मेरी सबसे ज़्यादा जो अच्छी बनती थी घर में वो अब्बू के साथ थी, मतलब ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करना, क्या करना है कैसे करना, तो वो उस तरह से अब्बू तो नाराज़ रहे। लेकिन एक साल के बाद जब उन्होंने देखा कि अच्छा हाँ ग्रोथ है, कुछ कर रही है, कमाना शुरू कर दिया, चीज़ें अचीव होना शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद वो उन्हें थोड़ी तसल्ली होगी कि नहीं अब शी इज़ एन अडल्ट, वो अपने डिसीजन जो ले रही है वो सही है। तो फादर से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो गई। बट ये था कि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी कि फैमिली में अगर कोई बात भी कर रहा है, बातें तो बहुत ज़्यादा हुई कि अच्छा ये लम्स में तो आपको पता है लोग बातें करते हैं कि लम्स में इस तरह का कल्चर है, तो ये वहाँ पे हम जाके बड़ा लिबरल सा और इस लिबरल सा तरह। ख़राब हो गई है, तो लड़कों के साथ क्यों बैठ रही है। मैंने एक वो पिक्चर डाल दी थी फेसबुक पे, मेरा एक लड़का दोस्त मेरे साथ बाइक पे बैठा था, तो उस पर एक पूरी कन्वर्सेशन पूरी फैमिली में स्टार्ट हो गई कि पता नहीं कौन लड़का है, लड़कों को क्यों बिठाए हुए बाइक्स पे। तो उस तरह की बातें होती रहीं, लेकिन उसका मेरे पे, और मैंने उस दौरान दो तरीके थे उनसे बचने के लिए। एक तो मैंने पूरी फैमिली को जाके फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, अपने सोशल मीडिया से। आई वाज लाइक मुझे नहीं ये टॉक्सिसिटी चाहिए, जब किसी मकाम पे पहुंच जाऊंगी तब अनब्लॉक कर दूंगी, लेकिन अभी तब तक मुझे किसी के कमेंट्स नहीं सुनने। तो मैंने जाके एक तो सबको ब्लॉक कर दिया और बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। दूसरा, पेरेंट्स को जब कोई कहता था तो वो खुद ही उसे डील कर लेते थे, तो मेरे तक वो इतना नहीं आता था। कभी ठीक है अम्मी बात कर लेती थी, और वो एक मोमेंट्स आते थे कि जिसमें परेशानी होती थी कि यार ये इतनी बातें हो रही हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये होता था कि पेरेंट्स जब आपको कुछ नहीं कह रहे, तो एक मेजर आपको चैलेंज यही होता है ना कि घर वाले आपको क्या हाँ, कहेंगे। उनकी तरफ से अगर जब वो सपोर्ट मिल कुछ जाए। नहीं कह रहे तो आपको फिर मैटर नहीं करता कि इर्द गिर्द क्या कोई कह रहा है। तो उस वजह से जो जितनी भी बातें थी वो सारी आई गेस काम डाउन हो, काम डाउन हो गई, और मुझे वो इतनी ज़्यादा परेशान आपको करने वाली ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा चांसेस मिले। ज़्यादा मिले। तो आपकी वैसे वो बाइक की मैं पिक्चर्स देख रहा था, तो वो क्या स्टोरीज हैं बाइक की, क्या वो है? बाइक बेसिकली एक पैशन भी था चलाने में, मज़ा भी आता जब मैंने सीखी थी। लेकिन इनिशियली मैंने सीखी थी कि जब मैं लाहौर आई थी तो ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू था कि एक्सपेंसिव भी होगी। एक्सपेंसिव था। मतलब ट्यूशन अगर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे 20,000 मिल रहे हैं, तो उसमें से 10,000 तो मेरा लग जाता था उबर करीम पे, कभी 12,000 भी लग जाता था। तो वो मेरा जो उसमें से पैसे बचने हैं वो बहुत कम होते थे। तो उसमें फिर ये हुआ कि फिर मैंने अब्बू को, और मैंने पहले भी मुझे शौक था कि मुझे चलानी है, तो घर में एक दो दफ़ा भाइयों से वो करके तो मैंने गिराई बाइक एक दो दफ़ा। तो अब्बू मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तुम्हें आओ मैं सिखाता हूँ। फिर मैं सर्दियों की छुट्टियों में घर गई हुई थी, तो फिर अब्बू ने कहा कि हर दफ़ा कहती हो सीखनी है, उठती हो नहीं तो वो मुझे ज़बरदस्ती ले गए, उन्होंने सिखा दी। तो फिर उसके बाद बस मैंने अपने इनिशियली उसको एक वे ऑफ ट्रांसपोर्ट था कि ट्यूशन पढ़ाने जाना है तो ख़र्चा कम होता है बाइक पे, उसके लिए यूज़ किया। फिर मुझे शौक़ था कि मुझे क्रॉस सिटीज़ ट्रैवल करना है, तो मैंने फिर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मैं ननकाना साहब गई, उसके बाद एबटाबाद का ट्रिप किया और लाहौर के अराउंड एक्सप्लोर किया। तो वो एक फिर मज़ा आना शुरू हो गया कि यार बाइक पे एक्सप्लोर, एडवेंचर, फ्रीडम और फ्रीडम एडवेंचर। एक और एडवेंचर फील हुआ। तो वो मैंने इस तरह से बाइक का सारा तो अभी कुछ कहाँ का, किया। कहीं दूर का प्लान है? अभी प्लान तो है, अभी काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली बाइक इसीलिए ली है नई कि मैं ट्रैवल कर सकूं ज़्यादा। तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कब मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिले और मैं कोई लंबा ट्रिप बाइक पे करके आऊँ। तो काम, अभी आपने काम की बात की तो लेट्स टेक इट टुवर्ड्स दैट। और आपका जो काम है सोशल वर्क, आपने बेसिकली आपका जो अपार्ट फ्रॉम जो आपकी स्टडीज़ हैं,
तो उस तरफ कैसे गई कि लाइक सोशल वर्क की तरफ, और वाज दैट अ पार्ट के अपॉर्चुनिटी थी कि आप चाह रही थी कि ये इसको कैरियर बनाऊं, या वो सिर्फ ये था कि सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर द सर्विस? स्टार्ट में सिर्फ एक वो सर्विस वाले उसमें था, क्योंकि जब आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे और काफ़ी दफ़ा शायद मैंने ये चीज़ डिफरेंट जगहों पे शेयर भी की है कि जब ग्रोइंग अप मैं खुद सारी चीज़ें फेस कर रही थी, तो एक बहुत ज़्यादा बच्चों को, मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं, आप इर्द गिर्द की चीज़ें ज़्यादा नोट करते हैं जब आप छोटे होते हैं। तो उस टाइम मुझे था कि यार मतलब मेरे इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, करना नहीं चाहता, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई भी नहीं आके गाइड करेगा कि अच्छा ये कर लो या वो कर लो। तो वो बचपन की एक मुझे वो याद है कि एक दिन मैं बहुत परेशान थी और मैं आके बहुत रो रही थी कि मतलब मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मतलब इतनी मुश्किलें क्यों हैं, मतलब मैं बच्ची हूँ लेकिन थक गई हूँ कि ये सारा कुछ क्यों है। तो उस मोमेंट पे जो एक वो था रियलाइजेशन थी, तब मैंने एक प्रॉमिस किया था खुद से भी और खुदा से भी कि अगर मुझे कभी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा मुझे ऐसे देखे कि और वो कहे कि यार देखो इसके पास इतना कुछ है, ये मेरी हेल्प कर सकती है लेकिन ये नहीं कर रही। तो वो जो एक हेट मुझे लगता है एज अ चाइल्ड मैं अपने गिर्द गिर्द बड़ों को देख के एक हेट फील कर रही थी कि देखो ये हेल्प कर सकता है, मुझे नहीं हेल्प कर रहा। तो ग्रोइंग अप मैं नहीं चाहती थी कि कोई और बच्चा मुझे देख के ऐसे फील करे। जिस चीज़ की आप में मतलब लेट्स से कि आपने फील किया कि आप में कमी है ना, लैक है किसी चीज़ की, तो आप चाहते हो कि ये मैं अपने बच्चे को ये चीज़ वो करे। तो इस तरह से फिर आपने उस सोसाइटी को एज अ सोसाइटी मुझे था कि यार मैं जब बड़ी हो रही हूँ तो इर्द गिर्द मेरे कज़न्स हैं, मेरे मोहल्ले में लोग हैं, तो वो कोई मुझे देख के इतना मतलब एक वो चीज़ मैं नहीं फील करना चाहती थी जो मैंने किसी और के लिए फील की थी। तो उस पर्पज़ के लिए मैंने स्टार्ट लिया था फ्यूचर पाकिस्तान टीम से। तब मेरा अभी लम्स में एडमिशन हुआ था, तो मुझे था कि मैं अब बाकी जो बच्चे कॉलेजेस में हैं उन्हें हम बताएं कि आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हैं। तो वो हमने पहले स्टार्ट किया, उसमें हमने एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई पूरे पाकिस्तान में जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं। तो वो हमने लिया में सेशंस करना शुरू किए, तो तकरीबन 8,000 बच्चों तक हमने वो सेशंस किए फ्यूचर पाकिस्तान टीम के अंडर। तो तब तक मेरे माइंड में ये था, और हमने तब पाकिस्तान में एनजीओज़ को इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ है कि वो एक मेरे माइंड में भी था कि अगर मैंने कभी एनजीओ साइड पे गई तो वो एक गलत चीज़ है। तो मैं कह रही थी कि अगर जब भी मुझे काम करना है फंड रेजिंग के बगैर करना है, मैं कभी भी कोई फंड रेज नहीं करूँगी, और इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कर दी और ये कर दिया, तो यही मैं कंटिन्यू रखूँगी ताकि वो एक लेबल नहीं लगे आप पे कि आप पैसा खा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आप जब काम करना शुरू करते हैं तो वो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो फेस करूं। तो वो खैर कंटिन्यू रहा। पहले लम्स के 2 साल उसी टीम पे हम काम करते रहे। लाहौर में हम काफ़ी स्कूल्स में गए, हरासमेंट पे हमने सेमिनार्स किए। लेकिन उसके बाद जब कोविड आया तो उस दौरान जब मैं घर वापस गई, तो तब कोविड ऐसा टाइम था लॉकडाउन वाला कि जिसमें आप जाके लोगों को लेक्चर्स नहीं दे सकते कि यार भूखे हो तो खैर है कुछ नहीं होता घर बैठ के खुश रहो। तो उस टाइम पे फिर एक मुझे लगता है कि वो एक मोमेंट था कि मुझे लगा कि यार अब बहुत ज़रूरत है कि राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मतलब जब हर चीज़ बंद हो रही है और आप इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं कि उनके रोज़गार बंद हो गया है, मजदूरी कर रहे थे, मजदूरियाँ ख़त्म हो गई, मोबिलिटी रुक गई। तो अब उस टाइम पे आप जाके फ्री वाले सेमिनार्स नहीं रख सकते, उस टाइम पे एक्चुअल कुछ करने की ज़रूरत थी। तो बड़ी हिम्मत करके और एक वो मैंने डिसाइड किया कि यार अच्छा फंड रेज करना है, और इनिशियल प्लान था कि एटलीस्ट 30-40 घरों को हम राशन प्रोवाइड कर दें। दैट्स इनफ। नेटवर्क है मेरे पास अपना, इतने लोगों को मैं जानती हूँ, और बाकी शहरों में तो कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी आप देखें बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं, अल खिदमत है, कराची में जेडीसी है, तो लिया में तो कोई भी उस तरह की एनजीओ अवेलेबल है। तो आप अपने उसमें अपने गांव में ये कर रहे हैं? हाँ, लिया के अंदर ही। तो अच्छा। वहाँ पे तो कोई हेल्प पहुँचेगी ही नहीं। मतलब जब अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही। तो मेरे पास लम्स का नेटवर्क है, मेरे पास अपना सोशल मीडिया का नेटवर्क है, तो मैं उसको मोबिलाइज करके क्यों नहीं उनको कह सकती कि हम कुछ लोगों के लिए वो करें। तो वो एक प्लान था कि 30-40 घरों तक राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो जब हमने स्टार्ट किया तो वो 30-40 घर 3,000 घरों में चेंज हो गए कि वो काम फिर चलता गया। लिया से तकरीबन हमारी टीम में 18 लोग थे, यंग ही बच्चे थे।
जिन्होंने हमें ज्वाइन किया कि वो राशन पैक कराते, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते, और फिर अक्रॉस पाकिस्तान सोशल मीडिया से, लम्स के नेटवर्क से, इवन लम्स ने ख़ुद भी हमें डोनेशंस भेजी एज एन इंस्टीट्यूट। तो वो हमने उसके राशंस वगैरह, राशन बैग्स बनाए, और दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने फ़ंड रेजिंग की और वो काम किया। और जब मैं वो सारा कुछ कर रही थी तो मतलब 3000 कहने को ठीक है बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन आप सोचें कि आप 3000 फैमिलीज़ के साथ, और जितने भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे हमने डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन की थी, और हर डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं साथ थी। तो अब आप 3000 घरों में जा रहे हैं, आप मतलब एक पूरे इलाके में, अब इतने मोहल्लों में आप गए हैं, मतलब 3000 घर। 3000 भी बहुत ज़्यादा है। 3000 घरों का मतलब है कि आप कोई 20-30 मोहल्लों में छोटे छोटे उसमें गए हैं। आप भट्टा मज़दूरों के पास भी हम गए, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास भी गए लिया में। हम जो वैसे मज़दूरों की एक कॉलोनी बनी हुई है 7 मरला 5 मरला स्कीम, उधर भी गए। फिर गांव वाली डेजर्ट वाली साइड पे जो लिया का वो सारा इलाका है, वहाँ पे थल वाली साइड पे वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हमने लोगों को टेंटों में रहते हुए भी देखा इतनी तपती गर्मी में। तो जब वो 3000 घरों को हमने कवर किया तो उसमें एक मुझे नज़र आया कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब एक मेरे लिए नहीं था वो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, मेरे इलाके में किसी के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हम तो आपको तो फील हुआ होगा मैं तो बहुत बेहतर हूँ यार इन लोगों हाँ, इन लोगों से मतलब मैं देख रही हूँ कि वो लोग भी हैं जो इतनी तपती, मतलब आप सोचें थल सहरा है पूरा, और जब गर्मियों में वो जून जुलाई का जो महीना था तो उसमें गैया में 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो उसमें इतनी धूप में वो टेंट लगा के सहरा के दरमियान में लोग रह रहे हैं, और उनके पास, और वहाँ पे हम गए तो वो पानी में डुबो के उन्होंने रोटियाँ रखी हुई थी और वो खा रहे थे। तो मुझे तब फील हुआ कि यार मतलब इट्स नॉट जस्ट मी जिसको मुश्किल का सामना हुआ था, हमारे पूरे इलाके में मौके हैं ही नहीं। मतलब अगर कोई कुछ करना भी चाहता है, यूथ है, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड भी है काम करने में, तो उसको पता ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है कि वो किस साइड पे जाए। और आप जब बात करते हैं कि गुर्बत एजुकेशन से ख़त्म हो सकती है, तो यार उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो खाने के पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से यूनिवर्सिटी जाए, कहाँ से वो अपनी कॉलेज की एजुकेशन पूरी करे। तो उस दौरान फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से, तब मैं पढ़ रही थी तो मैंने गैप ले लिया, क्योंकि अभी तब पता नहीं था कि कोविड ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं होगा। और मुझे लग रहा था कि मैं अगर इस दौरान यूनिवर्सिटी की क्लासेस बैठ के लूँगी और लोगों की हेल्प नहीं करूँगी तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है कि आप एक तरफ बात करते हैं क्लासेस में ह्यूमैनिटी की, के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और जब एक्चुअल में ज़रूरत है आपके इलाके को तो आप बैठ के यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते रहें, पेपर्स लिखते रहें ह्यूमन राइट्स पे, लेकिन आप एक्चुअल में कुछ ना कर रहे हो। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से गैप ले लिया, और उस दौरान फिर वो जो तकरीबन 6 महीने जो पहले मेरे गैप ईयर के पहले 6 महीने थे, तब मुझे हुआ कि यार मुझे कुछ सोल्यूशन सोच रहे हैं इस मसले का कि किस तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ। तो उसी दौरान मैंने बाइक पे ट्रैवल करना शुरू किया। मैं कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद चली गई, वहाँ पे कुछ अरसा रही, वहीं से मैं एबटाबाद गई, फिर मैं सिंध वाली साइड पे कराची और उधर गई, बलूचिस्तान गई। तो वो मेरा अपना एक ट्रैवल, अपनी ग्रोथ, पर्सनल जर्नी भी चल रही थी, और साथ में मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं किस तरह से लोगों के लिए मौके क्रिएट करूँ। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस देखने के बाद, मुख्तलिफ चीज़ें देखने के बाद रियलाइज़ हो कि सबसे बेहतर स्टार्ट यही है कि हम थोड़ी सी उससे स्टार्ट करें कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, स्किल्स सिखाएं, और उन स्किल्स को यूज़ करते हुए वो अपने लिए कुछ करें। मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि हम सिर्फ मछली ला के देते रहें। तो वो मतलब राशन आप कितना अरसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। तो राशन ठीक है आप करते रहें, खाना भी उनको, पेट भी वो भरा होगा तो आके क्लासेस में बैठेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म चीज़ भी करें कि आप पॉवर्टी एलिविएशन की जब बात कर रहे हैं तो स्किल प्रोवाइड करें। क्योंकि मैं अपना देख चुकी थी कि मैंने जब मैं लम्स आई, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मैंने स्किल सीखी, तो मैं ऑनलाइन कमाना शुरू हुई थी। मुझे उर्दू पढ़ानी आती थी तो मैंने ट्यूशन्स उर्दू की देना शुरू की, और फिर मैंने उसके अराउंड अपना स्टार्टअप बिल्ड किया कि मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सर्विसेज देना शुरू की अपनी उर्दू लैंग्वेज की। तो वो मैंने पूरा करिकुलम बनाया, तो वो एक स्किल थी जिसको मैंने मोनेटाइज़ किया। तो वो मैंने अपनी एक जर्नी सारी देखी थी कि विदाउट स्किल आप उस चीज़ मोनेटाइज नहीं कर सकते। हम पैसे बनाना चाहते हैं लेकिन हम पैसा बनाना कैसे है वो नहीं सीखना चाहते। तो वो फिर हमने स्टार्ट किया कि वो हम सिखाएं। तो लिया में हमने वो तब क्राउड फंड करके अपने दोस्तों से ही अपील्स वगैरह शेयर्स करके
अपने घर में ही हमारा जो एक घर का एक कमरा था उसे हमने कंप्यूटर लैब में चेंज कर दिया और वहाँ पे हमने सेंटर स्टार्ट किया और वहाँ से ये काम की जो सारी जर्नी है तो खुदकार के नाम से? खुदकार के नाम से। तो अच्छा, वहाँ से वो तो सारी जर्नी वो दूसरा भी पूछेंगे कि एक्स वेव पी के क्या है और खुदकार। उर्दू आर का तो अभी आपने बता दिया ना कि उर्दू आर का वो ट्यूशंस वाला उर्दू लैंग्वेज की सर्विसेज थी। तो आपने फ्रीलांसिंग कब से स्टार्ट की? और जब मैंने अपना एफएससी कंप्लीट की थी उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया था। क्या चीज़? तब मैंने डिज़ाइनिंग से शुरू किया था, फ़ोटोशॉप वगैरह मैंने सीखा था। लेकिन वो डिज़ाइन एक ऐसी स्किल है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म के बाद आपको आती है, मतलब कुछ साल लगते हैं। फिर मैंने वर्डप्रेस डिज़ाइन और उन दिनों विक्स वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इन थी, विक्स पे लोग वेबसाइट्स बनाते थे, तो वो मैंने सीखा। और लिया में एक सॉफ्टवेयर हाउस तब नया नया ओपन हुआ था, तो वहाँ पे मैं गई, तो उनके साथ मिलके मैंने काम करना शुरू किया और मैं वहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस और विक्स की ज़्यादातर वेबसाइट्स बनाती थी जो फाइवर पे ऑर्डर आ रहे हैं। ऑर्डर वो लेके आते थे और मैं वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक आउटसोर्स कर रहे थे? आउटसोर्स कर रहे थे। तो वो मैंने शुरू किया। फिर लम्स आ गई, तो यहाँ पे आके फिर मैंने अब फिर मुझे वर्डप्रेस भी आती थी, डिज़ाइन का भी आइडिया था और जनरली एक मैनेजमेंट स्किल्स भी थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे आके मैंने डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ इंटर्नशिप शुरू की। शुरू में ओए बुक के नाम से एक लम्स में स्टार्टअप था, उनके साथ मैंने एज अ मार्केटिंग एसोसिएट काम किया। फिर उसके बाद कुछ ट्रैवल के स्टार्टअप्स थे, तो ट्रैवल वाली भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि अब ट्रैवल के मेरे पास पैसे तो थे नहीं, कि मुझे शौक तो था पाकिस्तान घूमना है, तो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी के साथ इंटर्नशिप शुरू कर दी। अब उसमें इंटर्नशिप के सैलरी कोई नहीं थी, लेकिन उसमें पर्क ये था कि वो आपको फ्री ट्रिप्स पे ले जाते थे। तो वो एक अलग तो वो एक अलग से हो जाता कि एक्सपीरियंस भी मिल गया, ट्रिप भी हो गए और फ्री की अपॉर्चुनिटी। सही। तो इस तरह से फिर वो मैंने करना शुरू किया। फिर मैंने ट्यूशन्स वगैरह देना शुरू कर दी लाहौर में, तो वो ज़रा ज़्यादा वहाँ से पैसे मिलते थे। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो स्टार्टअप था उर्दू आर उसको इस्टेब्लिश किया और अभी भी उसी पे काम कर रही हूँ। खुदकार का जो है वो अभी भी आप उस पर काम कर रही हैं? जी, अभी भी खुदकार लिया में लिया में नहीं, अभी हमने खुदकार बेसिकली हमने स्टार्ट लिया से लिया था। अभी रिसेंटली हमें एक डोनर है, उन्होंने फ़ंड किया है कि हम सिंध में भी उसको सिमिलर रेप्लिकेट करें, और फिर वो फर्दर हमें मेंटोर कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसको अक्रॉस पाकिस्तान रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो फिर उसमें हमने एक्सवेव पीके के नाम से वो स्टार्ट किया था। एक्सवेव के नाम से हमने सिंध में किंगरी एक इलाका है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फ्लड अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। शुरू में हमने थोड़ा दोनों को सेपरेट रखा हुआ था, लेकिन इवेंचुअली अब 3 महीने हो गए हैं एक्सवेव पे भी काम करते हुए मुझे, तो अब हमने खुदकार और एक्सवेव दोनों को मर्ज कर दिया है क्योंकि काम दोनों का सिमिलर है। तो अब हम वो सिमिलर नाम के साथ, अब हमारी लिया में भी एक लैब है, वो एक एक्सटेंशन बन गई है उसी काम की, के नाम बस चेंज हो गया, रीब्रांड किया हमने कि अब वो एक्सवेव है। लिया में भी लैब है, सिंध में भी लैब है, फिर लाहौर में 2 इलाकों में हमारी लैब है जहाँ पे अगले महीने हमारे एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, और अभी हम स्केल कर रहे हैं कि हम मज़ीद इलाकों में ले जाएं। और हमारा उसमें जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि हम अक्रॉस पाकिस्तान 70 ऐसी लैब्स इस्टेब्लिश करें और नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम $1 बिलियन का इकनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करें थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ लैब्स। तो उसमें स्किल्स कौन सी प्रोवाइड करने का प्लान? स्किल्स हमने जो बेसिक हम सिखाते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन मेकिंग है, बट वो एक सस्टेनेबल करियर नहीं है उनमें, मेरा अपना बिलीव है, क्योंकि उसमें बहुत सेचुरेशन हो गई है। लेकिन अब हम जो फर्दर सिखा रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट है, UI UX डिज़ाइन है, और अगर कुछ बच्चों को अच्छी बेहतर वो आती हैं तो उन्हें हम ब्लॉकचेन भी सिखा रहे हैं, और उसके साथ जितनी भी टेक रिलेटेड स्किल्स हैं जिनमें सस्टेनेबल करियर्स हैं आने वाले, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हम प्लान कर रहे हैं, मशीन लर्निंग है, तो वो कोर्सेज हम करा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें किस इलाके में किस तरह के स्टूडेंट मिलते हैं, तो वो हम स्टूडेंट पर्सोना देख के कोर्सेज डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से ऑफ़र करने हैं, बट मेनली इन एमर्जिंग टेक करियर्स हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। जो आप डोनर्स को लाइक आपने बताया कि पहले तो जब आप लोग राशन वगैरह ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड, तो आप लोग डिफरेंट एक फ्रेंड सर्कल्स में, और अभी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ना, जस्ट लाइक एक्स वेव जो है उसको आपने खुदकार को एक मर्ज किया, तो वो फंडिंग कैसे आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे रीच करते हैं? लाइक जो लोग ये काम करना चाहते हैं कि यार मैंने भी डिफरेंट, बेशक आपकी नीश में नहीं हो, लेकिन वो ये करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे रीच करें? अच्छा, तो बेसिकली ये होता है कि आप इनिशियली तो हमने क्राउड फंड करके वो कर लिया।
अब बाद में डिफरेंट ग्रांट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अब मैं 2 इंटरनेशनल कोहोर्ट्स का पार्ट हूँ, फेलोशिप है इंटरनेशनल, तो उनमें मैंने अप्लाई किया, मेरी पाकिस्तान से सिलेक्शन हो गई। तो वो आपको मेंटोर भी करते हैं कि आपने एक कैसे इम्पैक्ट स्टार्टअप रन कैसे करना है, देन वो आपको स्मॉल ग्रांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमने लास्ट ईयर 10,000 USD विन किए थे स्पार्क फंड से, फिर इस साल अभी हमने 5,000 USD विन किए, गिविंग ट्यूसडे एक है उनकी तरफ से, और इसी तरह से हमने कुछ और ग्रांट्स में अप्लाई किया हुआ है जहाँ से हम फर्दर होप कर रहे हैं कि हमें जब वो कंफर्मेशन मिलती है तो वो ग्रांट्स आएंगी तो वो उससे हम स्केल करेंगे। तो इट्स बेसिकली अभी भी हमारा डोनर नेटवर्क है, अपने नेटवर्क के थ्रू हम लोगों को रीच आउट करते हैं। वो उनका कंट्रीब्यूशन कम होता होगा ना, जो लोकल डोनर्स हैं। नहीं, लोकल और इंटरनेशनल ऑलमोस्ट एक जितना ही हो जाता है अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन इंटरनेशनल उसमें ये है कि आपके पास एक जब सस्टेनेबिलिटी होती है कि आपको पता होता है कि इतने अरसे के लिए ये रहेगी आपके पास डोनेशन। लोकल का ये है कि कभी कोई आके कर देगा तो कर देगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। बट आप जब ये ग्रांट्स वगैरह में अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि इतने टाइम का प्रोजेक्ट है, तो आपको इतने पैसे आपके पास हैं तो आप उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल भी प्रोवाइड करता है ग्रांट्स, USIP की ग्रांट्स होती हैं। हमने ब्रिटिश काउंसिल से भी 10,000 USD विन किए थे जब हमने बिल्कुल स्टार्ट लिया था खुद कार का। तब हमने लिया में एक इवेंट कराया था और हमने कुछ अपने जो इक्विपमेंट वगैरह था वो लिया था। तो वो काफ़ी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप उनमें अप्लाई करें और आपका एक कंपटीशन एक सॉर्ट ऑफ होता है, आप अपना आइडिया पिच करें एंड देन यू कैन विन द ग्रांट्स। सो जो उसमें वो आप खुद ही अपनी वो पिच डेक वगैरह तैयार करना और पिच करना कि आपने जाके बताना है कि क्या आप करेंगे, क्या प्लान क्या है आपका। तो आपने वो उसी से सारे सॉफ्ट वो टूल्स वगैरह लिए, लाइक कंप्यूटर पीसीज, और हमने इनिशियली जो थे खुदकार के जो लेने थे वो हमने फंड रेज किया था। तो हमें लोकली और ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी एट दिस पॉइंट हमें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है कि उनकी तरफ से हमें काफ़ी सारी डोनेशंस आती हैं जिनसे हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इनिशियली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में काफ़ी सारे लोगों ने डोनेट किया था जिससे हमने इक्विपमेंट लिया था, और फिर हमें एक ग्रांट भी मिली थी तो उसके थ्रू हमने ज़्यादा उसको स्केल किया, और अभी भी हम उसको उसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं कि डोनर्स प्लस ग्रांट्स उन दोनों को मिक्स करके हम उसको रन कर रहे हैं। तो इसमें आप जो आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपने क्या किया अभी तक? अच्छा, इसमें हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो ये है कि जिन बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक प्रॉमिस होता है बेसिकली कि जब हम कमाना शुरू हो जाएंगे तो हम अपने जैसे एक बच्चे को सपोर्ट करेंगे। तो एक एलिमेंट वो है, जैसे अभी हमारे लिया में हमारे लास्ट बैच के 30 में से 18 बच्चे कमाना शुरू हो गए हैं, तो अब लिया में हम एक और लैब ओपन कर रहे हैं, एक और हम जगह रेंट आउट कर रहे हैं और वहाँ पे हम मज़ीद पीसीज वगैरह रखेंगे और वो करेंगे। तो अब उस लैब के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं कि उसमें जो आपने कोऑर्डिनेटर हायर करना है, जनरली बिल देने हैं, रेंट्स देने हैं, तो वो जो 18 बच्चे हमारे प्लेस हो गए हैं वो लोग अपनी अर्निंग में से कंट्रीब्यूट बैक कर रहे हैं और वो लोग वो एक और नया सेटअप बना रहे हैं। तो एक एलिमेंट उसकी सस्टेनेबिलिटी का वही है कि आप जिन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं आप उनमें वो वैल्यूज़ डालें कि उनके अंदर भी गिव बैक करने की वो, क्योंकि मैं अकेली मसीहा नहीं बनना चाहती कि मैं जाके पूरे पाकिस्तान को गुर्बत से निकालूंगी। मेरे जैसे और हज़ारों बच्चे हैं जिनको हेल्प चाहिए, और जब उनमें से किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो सकती है वो अपने जैसे 10 बच्चों को उठा सकता है। हाँ, तो एक पे तो सारा बर्डन आ जाता है, फिर वो पॉसिबल भी नहीं होता। पॉसिबल नहीं है। तो हम उसी तरह से जिन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने उन्हें ट्रेनिंग्स दे दी और बस उसके बाद हमारा उनसे लिंक ख़त्म हो गया। उन बच्चों के अंदर भी ये वैल्यूज़ हैं कि वो गिव बैक करना चाहते हैं, वो भी फ्यूचर लीडर्स बनना चाहते हैं कि वो अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने इर्द गिर्द लोगों को हेल्प करें। तो वो कंट्रीब्यूट बैक कर रहे हैं अपने टाइम से भी, स्किल से भी और मॉनिटरली भी। और सेकंड जो है उसमें हम फ्रीलांस विंग हमने अपना सेटअप किया हुआ है जिसमें हम खुद से प्रोजेक्ट लेके आते हैं और वो हम बच्चों को देते हैं, और उसमें से सर्टेन कट हम रखते हैं एज एन इंस्टीट्यूट और सर्टेन कट बच्चे को जाता है। तो जो हम खुद एज एन इंस्टीट्यूट रखते हैं वो दोबारा हमारी ग्रोथ में जाता है कि हमने उसको मज़ीद काम को जो स्केल करना है। वो प्रॉफिट नहीं है हमारा, कि मतलब वो ये नहीं है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरे अकाउंट्स में जमा हो रहा है, बट वो जो प्रॉफिट है वो हम सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट यही है कि आप उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू द कम्युनिटी, कि जो प्रॉफिट आपने बनाया उससे आपने एक और लैब ओपन कर दी, आपने एक और पीसी ले लिया, आपने एक और बच्चे की साल की ट्रेनिंग की कॉस्ट निकाल दी। तो ये अभी हमारा सस्टेनेबिलिटी का जो एंगल है उसमें ये दो चीज़ें हैं।
तो ये सिर्फ ये इसमें दो वो जेंडर तो कोई वो नहीं है ना, सेग्रीगेशन नहीं है कि लाइक मेन के लिए है या वुमेन के लिए नहीं नहीं, इसमें दोनों हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास 50% लड़कियां हों और 50% लड़के हों, उसमें हमने इक्वल सीट्स रखी होती हैं। तो दोनों की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस है? क्योंकि ये देखें कि अगर साउथ में देखा जाए तो जो लड़कियां हैं वो कम इस चीज़ में वो आती हैं लाइक इनटू द मार्केट, तो वो आपके पास अभी इक्वल हैं या? जब हमने स्टार्ट किया था तो लड़कियों की इनरोलमेंट्स बहुत ज़्यादा कम थी। उसमें कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं कि पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे, पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब हमारा पहला बैच ग्रेजुएट हुआ तो हमारी जो पहली सक्सेस स्टोरी थी वो एक लड़की की थी। तो शाजिया है, वो एज एन इलस्ट्रेटर काफ़ी टाइम दास्तान के साथ काम करती रही। फिर उसके बाद अब उसने 2D एनिमेशन सीख ली है, तो अब वो एक कनाडा बेस्ड एनिमेशन स्टूडियो है, उनके साथ काम कर रही है। तो जब उसकी सक्सेस स्टोरी कम्युनिटी में गई, उसने खुद जाके लोगों को बताया कि मैंने ये सीखा है, तो उसके बाद से हमें गर्ल्स की इनरोलमेंट भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई। और अभी हमारे पास इक्वल रेशियो है, जितने हमारे पास लड़के हैं उतनी ही लड़कियाँ हैं, और इक्वली ही परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ जो बनती हैं वो लड़कियों की ही बन रही हैं सरप्राइजिंगली, कि वही आगे जा रही होती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है या नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमने कोई उस तरह से ऐसे ग्रांट्स वगैरह नहीं विन की कि गवर्नमेंट ने हमें कोई फंडिंग वगैरह दी हो या कुछ वो किया हो। तो वो तो कोई सपोर्ट, मुझे अभी गवर्नमेंट के कोई चैनल्स नहीं पता कि वो किस तरह से काम करते हैं, कि क्या करते हैं। और अभी तक हमारा गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरली तो कोई उसमें सपोर्ट नहीं हुई। एक दो रिकग्निशंस हैं कि अच्छा अवार्ड दिया था अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो है। लेकिन उसके अलावा जो मॉनिटरली आप मॉनिटरी टर्म्स में कहें तो उसमें सपोर्ट नहीं है अभी। वो क्वेश्चन था ट्विटर पे, वो आपने भी देखा था, आपने रिस्पॉन्ड भी किया था उस पर। वो ये था कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हैं? अच्छा हाँ, वो था कि वो बैलेंस कैसे कर रही हूँ। तो उसमें आई गेस और लास्ट 5 years में, क्योंकि जब से मैं लम्स आई हूँ तब से मैं पता नहीं एक टाइम में 3-4 चीज़ें साथ कर रही हूँ कि अच्छा पढ़ाई भी करनी है, घर को भी सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, फिर उसके साथ सोशल वर्क भी स्टार्ट कर दिया तो वो भी मैनेज करना है। तो शुरू में बहुत मुश्किल था, लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने उसमें से कुछ चीज़ें सीखी हैं। वन ऑफ देम वाज कि आपको अगर टाइम मैनेजमेंट आ जाती है और दूसरा आपको प्रायोरिटाइज़ करना आ जाता है चीज़ों को, तो अगर आप ये 2 चीज़ें सीख जाते हैं ना कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और प्रायोरिटाइजेशन कैसे करनी है, तो आसान हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने जो सीखा, काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिसमें आप अपने टास्क्स को एक लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने एक आदत अब बनाई हुई है कि मेरा जो भी काम है तो मुझे लिखा हुआ होता है मेरे पास ऑनलाइन टूल्स में, और टाइमिंग्स के साथ कि अच्छा इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये करना है। तो अब मुझे बहुत अच्छे से, मतलब गिनती में मैं गिन के बता सकती हूँ कि अगर मेरे पास दिन में 12 घंटे हैं आज के, तो उन 12 घंटों में इतने घंटे मेरे यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं, इतने घंटे मैं इस इंटरव्यू को दे रही हूँ, इतने घंटे मैं एक्सवेब के काम को दे रही हूँ, इतने घंटे मैं ट्यूशन को दे रही हूँ। और वो मेरे पास एक ऑनलाइन टूल्स में, गूगल कैलेंडर में विद टाइमिंग लिस्टेड होते हैं। तो उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है अपने टाइम की, और आप उसको उस तरह से ज़ाया नहीं करते। तो एक वो टाइम मैनेजमेंट है। सेकेंडली फिर आपको जाहिर है आप जितना भी टाइम मैनेज करने कम बढ़ ही जाता है, तो उसमें फिर आपको प्रायोरिटाइजेशन सीखनी होती है कि आप उसको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कैसे करें, कि आप ने पढ़ाई भी करनी है, आपने फैमिली को भी टाइम देना है, आपने कमाना भी है, आपने सोशल वर्क भी करना है। तो उसमें फिर ये होता है कि वो फेजेस आते रहते हैं कि अच्छा किसी महीने ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देना है और वो पहली प्रायोरिटी है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। किसी महीने सोशल वर्क को ज़्यादा, जैसे अगले 4 महीने मुझे छुट्टियां हैं तो मुझे पता है कि दिन रात 24 घंटे मेरे एक्सपेक्ट पे लगेंगे कि मैं 24 घंटे इसके अलावा कुछ नहीं कर रही होंगी। तो अगले 4 महीने की मेरी प्रायोरिटी सेट है कि अच्छा मैंने एक्सपेक्ट पे बेसिकली काम करना है। और फिर उसके बाद वही आप सेट कर लेते हैं कि अच्छा इस महीने ये करना है। सारा कुछ एक साथ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर हो भी रहा होता है तो उसमें प्रायोरिटीज़ सेट होती हैं कि अच्छा क्या चीज़ ज़्यादा टाइम अभी के लिए डिज़र्व करती है। लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे ये चीज़ होती नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो आपको पता है कि किस तरह से अभी हमारे एक पाइड के डायरेक्टर हैं, वीसी भी हैं, उनका नाम है डॉक्टर नदीम उल हक। तो वो तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो तुम लोगों ने ऐसे ही, तुम लोग ऐसे बातें करते रहते हो, काम शाम तुम लोग नहीं। तो लेकिन आपने तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है उस चीज़ को। लाइक ठीक है, आप एक इंस्पायरेशन है। लाइक आप होपफुली कि ये जो हमारा आपके साथ पॉडकास्ट थी, दिस वुड इंस्पायर, और लड़कियां भी ज़्यादा लड़कियां करें,
क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा वो करें और लड़के भी इसके साथ पार्टिसिपेट करें और कम्युनिटी को सर्व करें। थैंक यू। थैंक यू।